अरे खड़े होकर बोलो तो समझ में। इस सब्जेक्ट में आपकी यानी कि पीजी आपने इस सब्जेक्ट में किया प्लस जो आपका एजुकेशन है एक है तो एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स क्रिएट करने की कोशिश की गई सर, हमने प्रयास किया। अब आपको ये समझ आ रहा हो सर शिक्षा नीति में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का एक माध्यम ये भी था कि हम आपको वही विषय रिसर्च के लिए चूज कराने का प्रयास कर रहे थे जो कैसा हो आपका वह विषय जो आपने ग्रेजुएशन पीजी में पढ़ा और शिक्षा, इनको जोड़िए और इनके जोड़ने से जो विषय निकलता है कुछ ऐसे मुद्दे कुछ ऐसी चीजें जो दोनों को साथ कर सकते हैं ना, उसमें एडवांटेज आपको फ्यूचर में मिलते हैं क्लास में होता है। तो अब पहले प्लीज थैंक यू और आप सबको बहुत अच्छा लगा है, मुझे सबके चेहरे देख के लगा है और मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे स्टूडेंट्स का बहुत फायदा हो रहा है कि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है सबसे, तो आप सबका बहुत बहुत आभार है। और मैं अब इस कार्यक्रम के अंत में अच्छा कर रहे हैं हमारे सम्मानित आचार्य जी प्रोफेसर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और अपने विचारों से बैठिए सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और बहुत ही स्पष्ट, प्रखर और सूचना युक्त व्याख्यान के लिए विद्वानों को आमंत्रित करने के लिए। वैसे भी मुझे बहुत कुछ कहने को शेष नहीं बचा है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से और बहुत ही अच्छे से अपनी बात रखी है और यह भी अच्छी बात है कि मुझे भी कुछ आपसे कहने के लिए उनसे मिल गया है, तो इसलिए मैं अपने वक्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह जी, प्रोफेसर इंदु प्रकाश सिंह जी, प्रोफेसर कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर रंजनी जी, सामने बैठे हमारे सभी प्राध्यापक बंधु, प्रिय छात्र और छात्राओं, समाज निर्माण में शिक्षक की भूमिका। मुझे तो ऐसा लगता है कि विषय ही गलत है। शिक्षक अगर शब्द सही है तो बाकी सब कुछ अपने आप है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न यहाँ ये जरूर उठता है कि वी आर टीचर बाई चांस और बाई चांस। अगर हम गलती से अध्यापक हो गए हैं और बुरा अपना माने तो मैं एक लाइन और जोड़ दूँ कि 90% से ज़्यादा गलती से की। 10% पूरे हिंदुस्तान में, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम ही है जो बाई चॉइस टीचर है। उसके पीछे मैं आपको 2-3 कारण बता रहा हूँ, डेटा भी बताऊँगा आपको। हमारे सारे बीएड एमएड के विद्यार्थी हैं, सब बीएड कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मुझे दिल से कोई एक विद्यार्थी बताए जिसकी पहली और अंतिम चॉइस टीचर बनना है। हाँ दोहराओ, सबकी चॉइस इसलिए बीएड करने की है, अगर आईएएस नहीं हुए 30 साल के बाद तब क्या करेंगे। इसका मतलब कि हमारा टीचर बनना, जैसे 100 लोगों में 2 ही लोग हाथ उठा रहे हैं ना, तो कै % हुआ? 2% हुआ। बस डेटा ऐसे तो कलेक्ट करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, तो 10% तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया कि बाई चॉइस टीचर है। और जो सही में बाई चॉइस टीचर होगा उसको ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।
उसे भौतिकता, उसे यह वस्तुएं, ये समाज का दिखावा, ये चमक धमक, ये कुछ प्रभावित नहीं करता है। वो ये बात अच्छे से जानता है कि वो जो है वो दूसरा नहीं हो सकता है। खुसरो का नाम आपने सुना है? खुसरो कवि है, आप जानते हैं। उसका मित्र ही उस राज्य का राजा था, साथ पढ़ा था क्लास में, प्राइमरी स्कूल में। किसी समय अचानक राजा को पता चला कि अमीर खुसरो तो पास के ही किसी जंगल में रहता है और मेरा बचपन का दोस्त है। राजा ने घोषणा करा दी कि मित्र से मिलने जाना है। अब राजा को जाना है तो कोई बात ही नहीं है, फिर जंगल तक पूरा का प्रोटोकॉल लागू हो गया उसके जाने का। और पूरा लश्कर लेकर राजा पहुंचा और उसने ऑफर किया, तुमको जो चाहिए, जैसे चाहिए तुम वैसे रहो, यहाँ कहाँ पढ़े हो, चलो मेरे साथ। वह असली शिक्षक था। उसने सिर्फ एक लाइन में कहा कि राजन, जब आप मर जाएंगे तो पहले दूसरा राजा घोषित होगा, तब यह अनाउंस होगा कि आप मर गए हैं। लेकिन खुसरो जब मर जाएगा तो दूसरा खुसरो पैदा नहीं होगा। तो बहुत अंतर है बाई चॉइस टीचर बनने में और बाई चांस टीचर बनने में। हम सब अपने इस प्रोफेशन में तभी खुश हो सकते हैं जब हमको आईएएस की नौकरी हमने लात मारी हो और हम इच्छा से टीचर हुए हों। और मैं आपसे आज एक बात और शेयर कर दूं, बधाई भी दूंगा। मेरे बीच में दीनानाथ जी बैठे हुए हैं, अभी तुरंत इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है बीएड में। आपने सरकारी नौकरी को छोड़ करके टीचिंग ज्वाइन किया है, तो हम जरूर कह सकते हैं कि दीनानाथ जी बाई चॉइस टीचर हैं। और अब इनके लिए कोई इफ बट नहीं है। और जब आप बाई चॉइस टीचर होते हैं तो सही में आप वही टीचर होते हैं जिनके आगे चाणक्य लिखा हुआ है, जिनके आगे समर्थ गुरु रामदास लिखा हुआ है, जिनके आगे धौम्य लिखा हुआ है और जिनके आगे रामकृष्ण परमहंस लिखा हुआ है। और अगर आप सही में इस पोजीशन में हैं तो आपको अपना अस्तित्व प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई आदमी बात करते समय ये कहे कि समझे और भाई साहब मैं ठीक कह रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि वह ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि वह सही कह रहा है। जब आदमी कॉन्फिडेंट होता है तो सपोर्ट नहीं देता है और अपनी बात बार बार वह कहता है जिसे खुद डाउट है कि मैं शायद समझा नहीं पा रहा। नहीं तो एक बार कहता है अपनी बात, फिर चुप हो जाता है। उसे विश्वास है कि एक बार कह दिया बस काम खत्म, दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए आपको अपने चरित्र को मजबूत करने की ज़रूरत है। विनोबा भावे की एक किताब है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, थॉट्स ऑन एजुकेशन। उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो यही जो इंटीरियर एजुकेशन है वह आपकी कितनी स्ट्रांग है, वही आपको तय करती है कि आप व्यक्ति कितने अच्छे हैं और कितने खराब हैं। लॉर्ड मैकाले जब 1935 में यहाँ घूम रहा था पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ की शिक्षा यह पता करने के लिए कि क्या किया जा सकता है। आप लोग बीएड के विद्यार्थी हैं, हमसे अच्छा जानते होंगे। मैंने तो कहानियाँ पढ़ी हैं कहीं न कहीं से, विषय नहीं पढ़ा है। तो जब वो गया और ब्रिटेन वापस गया तो उसने एडम, उसका जो नेक्स्ट सबऑर्डिनेट जो बड़ा अधिकारी था, उसको बताता है कि क्या क्या देखा। तो कहता है कि वहाँ तो बड़ा कठिन है, गुलाम आप बना ही नहीं सकते। पूछा क्यों? कह रहे वहाँ पढ़ाई लिखाई इतने चरम पर है, हर गांव में विद्यालय है। कल्पना करिए 1835 की बात है, हर गांव में विद्यालय है। वहाँ 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, कुछ संख्या बताता है। और हर कुछ दूर पर विश्वविद्यालय है जहाँ 20,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो कहा कि 20,000 विद्यार्थी, तो अध्यापक तो 10 ही हैं, तो उन्हें पढ़ाता कौन है? तो कहा पढ़ाते विद्यार्थी ही उनको हैं। तो कहा विद्यार्थी कैसे पढ़ाएंगे? तो कहा 10 अध्यापक 100 विद्यार्थी को ट्रेन करते हैं, वो 120,000 को पढ़ाते हैं।
तो कहा पढ़ाते क्या है? कहा मैं ये बता तो नहीं पाऊँगा, अंदर में जा नहीं पाया। लेकिन वहाँ मैंने कुछ लोगों से पूछा तो कुछ ने कहा कि शिक्षा ले रहे हैं और कुछ ने कहा कि दीक्षा ले रहे हैं। अब ये शिक्षा और दीक्षा क्या है, ये मेरी समझ में बात नहीं आई उसमें। आप विषय क्या पढ़ाते हैं? कहीं यह भी मैं सब तो नहीं जानता, लेकिन जब मैंने फुटकर लोगों से पूछा तो 17-18 विषय समझ में आया हमारे। कहीं क्या क्या था? तो व्याकरण है, गणित है, एस्ट्रोनॉमी है, शल्य चिकित्सा है, बढ़ई का काम है, आयुर्वेद है, ये सब बताया जाता है। अरे एक ही जगह सब सिखाता कौन है उनको? तो कहा उनके जो गुरु हैं वो सब जानते हैं। चाणक्य को आप देखिए, चंद्रगुप्त जब आ रहा था, नाटक आपको याद होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सांप काट लेता है बीच में एक बार, एक प्रकरण में। तो पता ये चलता है कि वो इलाज करता है, वो ठीक हो जाता है। और जिस सांप ने काटा था वो स्पेशली आयात किया गया था बाहर से, तो कटवाने के लिए। इतना खतरनाक सांप था, इसे काटने में कोई बच नहीं सकता था। तो पता ये चला कि चंद्रगुप्त को पहले से ही वो जहर खिला रहा होता है, थोड़ा थोड़ा। तो गुरु इतना दूरदर्शी होता है कि अपने विद्यार्थी को कहीं कोई खतरा न हो, हर खतरे से तैयार रखता है कि सांप काट लेगा तब भी नहीं मरेगा, उसको पहले से तैयार कर रखा है। यानी चाणक्य को यह भी पता है कि क्या खिलाने से सांप का जहर असर नहीं करेगा और क्या लगाने से सांप का जहर ठीक हो जाएगा। और एक अच्छा योद्धा भी है। आपको याद है कि जब घनानंद के आदमी उसको घेर लेते हैं एक बार, तो वो अकेले लड़ करके चाणक्य वापस आता है उस जगह से। तो अध्यापक तो सर्वगुण संपन्न होता है, उसे सब आता है। अभी जय कुमार जी कह रहे थे कि इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है तो उसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। अरे ये उसको आता ही था। ये बीच की दुर्गति है, जब वो ख़त्म हो गया उसको कुछ नहीं आता। तो हम एक तरह से अपनी पुरानी चीज़ों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, हम कुछ नया शामिल नहीं कर रहे हैं। तो जो ये नई जो शिक्षा में समाज का में शिक्षक का योगदान है, ये मुद्दा जो है वो हमको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल शिक्षक को समझ जाएं तो समाज में उसका रोल अपने आप समझ जाएंगे। शिक्षक कोई व्यक्ति नहीं होता है या कोई प्रेस्क्राइब आदमी नहीं है कि बस ये जय कुमार जी शिक्षक हैं। अरे आप सड़क चलते हुए किसी आदमी ने किसी के लिए कोई बात कही और आपको सूट कर गए, हाँ ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया, ये मुझे भी ऐसा करना चाहिए, वह भी आपका शिक्षक हो गया। तो हर व्यक्ति शिक्षक है और हर व्यक्ति सीखता भी है, वो लर्नर भी है, वो टीचर भी है। तो लेकिन जब फॉर्मल एजुकेशन की बात होती है तब ये ज़रूर है कि थोड़ा सा हम प्रेस्क्राइब कर देते हैं। जैसे मैं बार बार ये कहता हूँ कि समाज का हर व्यक्ति कुछ भी कर ले क्षम्य है। जैसे लोग घूस ले लें, बेईमानी कर लें, करप्ट हों, नैतिक रूप से पतित हों, चरित्रहीन हों, सब क्षम्य है। लेकिन अध्यापक को किसी भी तरह से किसी कीमत पर क्षमा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अध्यापक ही है जिसे उसकी अच्छाइयों के लिए तनख्वाह मिलती है। बाकी लोगों को काम की सैलरी मिलती है, आपको काम की सैलरी नहीं मिलती। आपको अपनी ईमानदारी की, नैतिकता की, आपको समाज को इस रोल में ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए पैसा मिलता है। तो आप खुद अगर मैं ही घूस ले लूँ, आप मेरे पास एडमिशन के लिए मैं आपसे 100 रुपया घूस ले लूँ, तो आपको मैं कैसे ये कह सकता हूँ कि घूस लेना गलत बात है? कैसे कह सकता हूँ कि घूस नहीं लिया जाना चाहिए? मैं कैसे आप में वह कैरेक्टर डाल सकता हूँ कि घूस लेना अच्छी बात नहीं है? तो शिक्षक को जीना पड़ता है वही कैरेक्टर, जो कैरेक्टर वो अपने विद्यार्थी में उतारना चाहता है। और अगर वो ऐसा शिक्षक तभी बन सकता है जब वो बाई चॉइस ही हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज से शिक्षक आता है। जब भी आप कहते हैं समाज, तो एक बात ध्यान रखिए, हमेशा सर्कुलर फ्लो है। समाज से ही शिक्षक आता है और शिक्षक से ही समाज बनता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज में बहुत पतन है तो शिक्षक भी उसी समाज से आएगा, तो भाई पतित शिक्षक आएगा। वही शिक्षक समाज का निर्माण करता है, तो भाई जब खुद ही पतित है तो बेहतर समाज का निर्माण क्या कर पाएगा? तो शिक्षक की जो क्वालिटी है वह ओवरऑल ठीक करने की ज़रूरत होती है। तो जब आप चाहते हैं कि समाज का बेहतर निर्माण हो, तो जो समाज के इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जो की एरियाज ऑफ द सोसाइटी हैं, आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, दे कैनॉट बी डेवलप इफ़ यू डोंट हैव गुड एजुकेशन एंड इफेक्टिव टीचिंग। तो अच्छी शिक्षा और प्रभावशाली शिक्षक अगर नहीं है तो आप उनका विकास नहीं कर सकते और उनसे समाज बनता है।
ईमानदारी से अच्छा समाज, अच्छी टेक्नोलॉजी से, अच्छी आर्ट से, अच्छे साइंस से, और ये सब जब रहेगा तो आर्थिक अच्छी स्थिति से, क्योंकि इन्हीं सब से अर्थ उत्पन्न होता है। अर्थ कोई डायरेक्ट, अक्सर शिक्षा को यह कहकर के कभी कभी राजनीतिक विशेष रूप से इस बात पर फोकस करता है कि ये अनप्रोडक्टिव क्षेत्र है, यहाँ तो कुछ निकलता नहीं, इतना फालतू तनख्वाह दी जाती है। अरे आप एक सेकंड बैठ करके सोचिए कि जो कुछ भी दुनिया में प्रोडक्टिव है वो सिर्फ इसलिए है कि अध्यापकों ने इन विद्यार्थियों को उसके लायक बनाया है, तो इनके योगदान की तो कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि जर्मनी में कहा कि शिक्षक को हम आपसे कम तनख्वाह नहीं दे सकते। केवल शिक्षक ही ऐसा प्राणी है जिसको कोर्ट में बैठने की इजाज़त है जज के सामने, और कोई नहीं बैठ सकता। एक स्टोरी आती है कि एक शिक्षक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ करके चला जाता है, तो उसका चालान कट जाता है, वो कोर्ट में हाजिर हो जाता है। वहाँ जज पूछता है कि कौन है, तो कहते साहब ये शिक्षक है। अगला दलील बाद में दी जाती कि इसने क्या किया है, उसने उसके पहले कहा तो शिक्षक यहाँ क्या कर रहा है, इसे अपनी क्लास में होना चाहिए। और मुकदमा चला नहीं, मुकदमा वहीं ख़त्म हो गया, वो शिक्षक कहाँ चला गया, अपने क्लास में। तो जब शिक्षक को इतना आप सम्मान देंगे तब समाज मजबूत होगा। हर जगह शिक्षक को अगर आप सामान से तुलना करेंगे कितने रुपए किलो मिलता है, तो समाज तो वहीं से ख़त्म हो गया, उसको बनाने की क्या ज़रूरत है। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि शिक्षक का रोल ये किसी के बस का नहीं है कि कोई उसको कैलकुलेट कर ले कितना है, वो क्या पैदा करता है। यह दुर्भाग्य है कि शिक्षक का ही पढ़ा हुआ IAS अधिकारी ये जाके कहता है कि अरे शिक्षक क्या करता है, तुम IAS इसीलिए हो, तुमको शिक्षक ने ही इस लायक बनाया। तुमको कक्षा 1 में सिखा देता कि सारी आदतें सिखा देता तो तुम डाकू बन जाते, IAS नहीं बनते हैं। उसने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम IAS बन गए, तुम अपनी पढ़ाई से नहीं बने हो, तुम्हें भ्रम है। उसने तुम्हें अच्छा इंसान बनाया था, उसने तुम्हारे अंदर दारू सिगरेट बीड़ी की आदत नहीं डालने दी थी, तुम्हें मार मार करके क्लास में बैठाया था, तब आज तुम IAS बन गए। तो जो योगेश जी ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वास्तव में वहीं तो साइकोलॉजी वाले जानते हैं कि 6, 7, 8 साल 10 साल तक जाते जाते दिमाग का पूरा विकास हो जाता है। तो अगर उस समय आपने दिमाग को सही दिशा नहीं दी तो जाहिर सी बात है कि फिर आप सिखाते रहिए ज़िंदगी भर, नहीं सीखेगा। तो शिक्षक वह है। अब शिक्षक भी कई तरह का, पहले तो बाई चॉइस और बाई चांस का ही झगड़ा था। मान लीजिए आ भी गया किसी तरह से, तो आ गया तब क्या हुआ, BEd वाले जानते होंगे, एक गुड टीचर होता है, ख़राब नहीं कह सकते इसलिए गुड से शुरू कर रहे हैं, लेकिन गुड माने ख़राब भी होता है, इसको जानते रहिए। कोई भी आप सर्वे करते हैं तो पहला क्या रहता है, गुड, इसलिए कि बैड लिख देंगे तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन गुड का मतलब समझा जाता है कि बैड ही है, ये गुड है नहीं। तो गुड टीचर किसको कहा जाता है, ही एक्चुअली हु नरेट्स। चला जाएगा, किताब खोल करके बैठ जाएगा कुर्सी पर और कहेगा लिखो। ही इज़ आल्सो अ टीचर। टीचर तो है ही है, बोल रहा है आप लिख रहे हैं। तो लेकिन बेस्ट टीचर कौन है, जो नरेट करने के साथ साथ एक्सप्लेन भी करता है, थोड़ा समझा बुझा भी देता है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। लेकिन एक्सेलेंट टीचर कौन है, जो नरेट भी करता है, एक्सप्लेन भी करता है, डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है। जैसे भी योगेश जी ने कहा ना कि उन्होंने कोई ऐसा कोई फिगर आपके सामने विजुअलाइज करा दिया, उस व्यक्ति का दांत आपको याद दिला दिया खराब सा, तो अब वो खराब सा दांत आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जब दांत नहीं भूलेंगे तो ब्रश करना भी नहीं भूलेंगे, जाहिर सी बात है, साथ ही रहेगा। तो एक्सेलेंट टीचर वो है जो डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है। जैसे उसने कहा कि प्रिज्म जानते हो, तो उसकी टेबल पर प्रिज्म रखा है, उठा के ये देखो ये प्रिज्म है, ऐसे। मैं एफिल टावर पेरिस में है, जब से पढ़ता था बचपन से तब से रटता था, भूल जाता था। लेकिन जब मैं पेरिस चला गया, उसके सामने खड़ा हो गया, उस पर चढ़ गया जा करके, तो अब मुझे पेरिस में टावर है नहीं भूलना है किसी कीमत पर। तो यहाँ क्या हो गया, मैंने किताब में भी पढ़ लिया, देख भी लिया और उसको विजुअलाइज भी कर लिया कि अच्छा यही टावर है।
तो टीचर एक्सेलेंट कौन सा है? जो आपको डेमॉन्स्ट्रेट भी करता है। लेकिन सबसे अच्छा कौन है, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। सबसे अच्छा वो है जिसको जय कुमार सर अभी बता रहे थे, ही इज़ मेंटर। वो क्या करता है, वो आपको कुछ नहीं बताता, वो आपको पढ़ाता ही नहीं है, सच पूछिए तो वो आपको इस लायक बना देता है कि आप खुद पढ़ लीजिए। वो आपको मोटिवेट करता है, वो आप में कॉन्फिडेंस डालता है, वो आप में हिम्मत डालता है, वो आपको में आत्मविश्वास पैदा करता है। वो यह आपको सिद्ध कर देता है कि दो हाथ पैर वाले कुछ भी कर सकते हैं तो तुम जरूर कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको मेंटर की भूमिका में होने की ज़रूरत है। और एक बात बताएं, 3 पीढ़ियों का अनुभव आपको बताते हैं। मैं जब पढ़ता था, सबने जो भी बताया इसलिए मैं बताऊंगा ज़रूर, योगेश सर ने भी बताया था और जय कुमार जी ने भी बताया था। मैं इंटरमीडिएट साइंस का विद्यार्थी था, बहुत कमज़ोर विद्यार्थी, मुझे साइंस आती नहीं थी। तो जब मैं इंटरमीडिएट किसी तरह से पास कर लिया तो मुझे लगा कि अब साइंस मेरे बस का नहीं है और मुझे आर्ट्स में चले जाना चाहिए। आर्ट्स में मैंने एडमिशन अपने चाचा जी की विद्यालय में लिया, जो मेरा ही विद्यालय था, रामराज्य टाइप का, आराम से। तो वहाँ मैंने घूम घूम करके जितने विषय पढ़ाए जाते थे उस कॉलेज में, मैंने हर विषय में शुरू के 1 महीने में मैं हर क्लास में गया। और मेरा दुर्भाग्य था, मुझे कोई भी क्लास समझ में नहीं आई। आर्ट्स सोशियोलॉजी में गया, हिस्ट्री में गया, पॉलिटिकल साइंस में गया, ज्योग्राफी में गया, इकोनॉमिक्स में गया, तो और कम विषय भी थे, नया कॉलेज था, 5 ही 6 विषय थे भी। अब मैं बड़ी दुविधा में पढ़ा कि साइंस मुझे आती नहीं, आर्ट्स मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं पढ़ूँ कैसे। तो चूँकि मेरे चाचा भी वहाँ अध्यापक थे, तो वहाँ के अध्यापक अक्सर ये होता है कि तब विद्यार्थी अध्यापकों को सर नहीं कहता, मैं सबको चाचा 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 चाचा, जितने अध्यापक थे सब मेरे चाचा। तो एक वहाँ अध्यापक थे डॉक्टर नरेश चंद्र त्रिपाठी जी, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि चाचा ये मुझे कोई भी विषय नहीं आ रहा है, तब इसमें से मैं क्या पढ़ूँ। उनका अगला सेंटेंस था प्रोफेसर, आप ध्यान दीजिए इस बात को मैं जो कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने अगले सेंटेंस में मुझे, मेरे घर का नाम सार्जन है, अक्सर लोग मुझे उसी नाम से बुलाते थे, स्कूल में भी लोग उसी नाम से, सब लोग घर आते थे जानते थे। उन्होंने कहा प्रोफेसर तुम क्यों परेशान हो, विषय लिखो, मैं बता रहा हूँ तुम क्या पढ़ोगे। उन्होंने बताया कि तुम इकोनॉमिक्स लो, पर्सनल मैनेजमेंट एक वहाँ आवत में चलता था, शुरू में एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स आया था, उनका तुम ये पर्सनल मैनेजमेंट ले लो। हिंदी एक वहाँ चलती थी व्याकरण टाइप की, जैसे ये जॉब ओरिएंटेड टाइप का ही था, कहीं ये हिंदी ले लो और ज्योग्राफी ले लो। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं अपने से नहीं तय कर पा रहा हूँ तो इट्स ओके, जो सर कह रहे हैं अब ठीक है, अच्छा हो बुरा हो कोई बात नहीं। मैंने जब ले लिया तब ये देखा कि पर्सनल मैनेजमेंट और हिंदी तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना पढ़े ही आ जा रही है, और भूगोल मुझे किसी कीमत पर पढ़ने पर भी नहीं आ रही है। तो मैंने 3 को तो छोड़ दिया पढ़ना ही, केवल इकोनॉमिक्स बची जिसको मैंने पढ़ना शुरू किया। और आपसे बताएं कि उसी तर्ज पर हमारे उस अध्यापक ने मुझे आज तक कभी उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया है, वो मुझे प्रोफेसर ही कहते थे BA1 से लेकर के और आज तक, और मैं उनका आशीर्वाद ही मानता हूँ कि मैं अंत में प्रोफेसर ही बना। और उनके ऊपर मेरा विश्वास देखिए, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के कहा, इससे मेरा मतलब नहीं था, लेकिन मैंने विश्वास किया उनकी बात का और मुझे रिजल्ट मिल गया। अब एक पीढ़ी बीत गई, मेरे विद्यार्थी घटना सुनिए। मेरा एक विद्यार्थी 40 साल तक डिग्री कॉलेज की वैकेंसी भरता रहा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अंत में उसने कहा कि सर अब हम छोड़ दे रहे हैं, मेरे बस का नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम एक बार और अंतिम बार मेरे कहने से फार्म भर। उसने अंतिम बार फार्म भर दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। वो अरमापुर PG कॉलेज में इकोनॉमिक्स का था। 2 घटना हो गई। अब एक मेरे विद्यार्थी की बात सुनो। तीसरी पीढ़ी, उसकी लड़की का सिलेक्शन कमीशन से रिटेन हुआ, इंटरव्यू देना हुआ। वो मेरे पास आए, कहें सर कोई जुगाड़ करा देते हमारा हो जाए।
हमने कहा बस घर चले जाओ वापस, चुपचाप सो, तुम्हारा पक्का हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ और बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, मैं किसी के विश्वास के फल की बात बता रहा हूँ। ईश्वर कितना ध्यान रखता है तुम्हारी बात का, तुम इसको देखो। और वो गए, सो गए, रिजल्ट आया, उनका सिलेक्शन हो गया। और इन सब को मैंने तब कोरिलेट किया, हालांकि मैं बहुत समर्थक नहीं हूँ। स्वामी अड़गड़ानंद का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, उनके यहाँ कभी जाओ, मैं एक बार गया हूँ गलती से किसी के साथ, तो उनका लोग पैर छूते हैं दूर से, तो आदमी आशीर्वाद देता है कि तुम्हारा विश्वास ही तुम फलीभूत होकर तुमको फल के रूप में प्राप्त होगा, ये पूरी लाइन बोलते हैं। और मुझे लगता है कि जो विश्वास करता है उसको फल मिल जाता है। जिस पर विश्वास करता है वह अच्छा करे बुरा करे, उसकी नीयत सही हो गलत हो, वह भुगते, उससे मतलब नहीं है। लेकिन विश्वास करने वाले के साथ धोखा कभी नहीं होता है, ये निश्चित है। तो आप अगर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। इसलिए शिक्षक की बात आंख बंद करके आप मान लीजिए, वो चाहे जैसे कह रहा है उस आपके लिए सही ही होगा। इसीलिए कहा जाता है माँ बाप की बात, माँ बाप कुछ भी आपसे कह रहे हों, आप कोई तर्क मत लगाइए, खराब से खराब बात कह रहे हों, आप मान लीजिए आपका जीवन में कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ईश्वर उनकी बात की रक्षा करता है। उनको रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो शिक्षक के रूप में हमारी आपकी भूमिका है, इसे हमको समझने की ज़रूरत है, और इसे आप समझ लेते हैं तभी, और ये शिक्षक ही है जो आपको इस लायक बनाता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप पढ़ते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, रेशनैलिटी है, ये सब मुद्दे आप देखें तो कनेक्ट हैं एक दूसरे से। डेटा केवल ट्रांसफ़र होना इन्फॉर्मेशन है। आपको कोई चीज़ अभी बता दिया, अचानक अभी कोई घटना हुई, आपने टीवी देखा है तो आपको ही पता होगा, नहीं देखा है तो नहीं पता होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये कोई नॉलेज नहीं है कि 1 बजे कौन सी घटना घट गई देश में, आप नहीं जानते हैं, नहीं देखा, नहीं जानते हैं। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन आपके ब्लड में डाइजेस्ट हो जाती है, इट बिकम्स नॉलेज, तब आपका ज्ञान बन जाती है। और ज्ञान को जब आप इंस्टेंटली अप्लाई कर लेते हैं, जैसे आपने परीक्षा में बैठे हैं, पूछा गया है इस साल की अवार्ड विनिंग फिल्म कौन सी है, आपको याद है लेकिन तुरंत आपका ध्यान नहीं आया, तो आपसे गलत हो गया। वह इंटेलिजेंस है कि आप तुरंत कितना तेज़ी से अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अब ये सारे को सही जगह पर, सही दिशा में, सही टाइम पर कैसे अप्लाई किया जाए, यही आपको शिक्षक सिखाता है, जो आपको विवेकपूर्ण बनाता है, आपको रेशनल बनाता है। तो रेशनैलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टैलेंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप इतना टैलेंटेड हैं कि कोई भी ताला खोल सकते हैं, तो आप लगे ATM तोड़ लें, तो टैलेंट तो है ही है, लेकिन टैलेंट का राइट प्लेस पर, राइट डायरेक्शन में, राइट इस्तेमाल होने की ज़रूरत है ना, तब आप रेशनल कहलाएंगे। तो शिक्षक इन्हीं भूमिकाओं में अपना रोल अदा करता है और समाज को आपके माध्यम से बेहतर बनाने का इंसान प्रयास करता है। तो आप अच्छे होंगे तो समाज अच्छा होगा, क्योंकि समाज एब्सोल्यूट में कुछ नहीं है, समाज हम ही आप सबको मिला करके बनता है। अच्छे लोग होंगे, अच्छे इंसान होंगे तो समाज अच्छा होगा। या आप यूँ कहिए कि अच्छा शिक्षक अच्छा इंसान निर्मित करने का प्रयास करता है, और वह जिस वस्तु का निर्माण करता है वह पूरे दुनिया की वस्तुओं का निर्माण करता है, इसलिए उसके निर्माण का कोई सानी नहीं है और उसका कोई कंपैरिजन भी दुनिया में नहीं है। यह मानकर आपको शिक्षक होना चाहिए कि यू आर द बेस्ट, और आपको अपने से कभी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा स्मगलर हो, सो व्हाट, आप जो हैं वो आप ही, आप जो चाहें जब चाहे बन सकते हैं। मैं ये बार बार कहता हूँ कि आपको लगता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है, कौन सी बड़ी बात है, आज तय कर लीजिए कल आप अरबपति हो जाएंगे। लेकिन कोई अरबपति अगर चाह ले कल अध्यापक नहीं बन सकता। तो जो आप हैं वह कोई नहीं बन सकता, और आप जो हैं वो जब चाहे तब कोई बन सकते हैं। इसलिए आप अतुलनीय हैं, अप्रतिम हैं। आप ये स्वीकार कर लीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, और ये मानकर अपनी नौकरी करिए कि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसी बात के साथ योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया आपने संचालन किया, बहुत बढ़िया विषय आपने रखा, और अच्छी बात यह है कि आपने इन 100 अध्यापकों को इन बातों से अवगत कराया। एक आध बात भी इनके दिमाग में अगर रह गई तो हम लोग समझेंगे कि हमारा ये व्याख्यान सफल रहा।
जय हिंद, जय भारत।